नमस्कार। भारत में इतिहास लिखे जाने के साथ एक खास बात ये भी रही है कि जब तक आप गोरे साहबों और उनके भूरे पालतुओं की मर्जी से लिखते हैं, तब तक तो सब ठीक चलता है। मगर जैसे ही आप उनका चरण चुंबन करने से इनकार करते हैं, ऑल द हेल ब्रेक्स लूज। विक्रम संपत ने जो किताब लिखी थी वो सीधे सीधे वीर सावरकर पर थी। किसी औरंगजेब पर होती या कहीं गांधी नेहरू पर होती तो कोई विरोध नहीं होता। सावरकर पर लिख डालने के लिए उनके ऊपर विचित्र हमले हुए हैं। ताजा मामले में इंटरनेट पर एक गूगल फॉर्म दौड़ने लगा जो उन पर साहित्यिक चोरी का इल्जाम लगा रहा था। अब इसे पोस्ट करने वाली ऑड्रे टुस्की ने इसे वापस छुपा लिया है। बिल्कुल एक टूलकिट की तरह इसे छुपाना इसलिए पड़ा। पहले तो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र ने घोषित किया कि उसने इस पर दस्तखत नहीं किए। उसके बाद तो जैसे सिलसिला ही चल पड़ा। शिवसेना के संजय राउत की ओर से सफाई आई कि उन्होंने भी इस पर साइन नहीं किया, मगर उनका नाम दिखाया जा रहा है। फिर रामचंद्र गुहा और प्रताप भानु मेहता ने भी कहा कि उनका नाम भी झूठ मूठ शामिल कर दिया गया है। उन्होंने तो ऐसे किसी दस्तावेज का नाम भी नहीं सुना। कुल मिलाकर ये पता चला कि ऑड्रे टुस्की ने इसमें कई नाम फर्जी लिख रखे थे। इस किस्म का झूठ वामपंथी गिरोहों के लिए कोई नया नहीं है। इस पर लोगों को बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ होगा, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया के आने से ऑड्रे जैसे लोगों द्वारा फैलाए जाने वाला इस किस्म का झूठ बड़ी जल्दी दम तोड़ देता है। वैसे तो इतनी बेइज्जती के बाद भी ऑड्रे टुस्की जैसे लोग शर्माएं, मुंह छुपाएं, इसकी संभावना कम है। मगर ऐसी घटनाएं ये सोचने का मौका जरूर देती हैं कि आखिर विक्रम संपत ने अपनी किताब में ऐसा क्या लिखा था जिसकी वजह से उन्हें ऐसे धूर्तों का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए आज बात करते हैं विक्रम संपत की लिखी सावरकर एक कॉन्टेस्टेड लीगेसी की, यानी कि सावरकर पर लिखी उनकी किताब के दूसरे भाग के बारे में। उनकी किताब के पहले भाग सावरकर इकोज फ्रॉम अ फॉरगॉटन पास्ट पर हमने पहले एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरे भाग सावरकर अ कंटेस्टेड लीगेसी में सावरकर की कहानी 1924 से शुरू होती है। ये जानकारी किताब के कवर पर ही मौजूद है, जहां यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस भाग में सावरकर के जीवन का 1924 से लेकर 1966 के बीच का भाग समेटा गया है। ये 1924 के दौर पर जहां शुरू होती है, उस समय सावरकर काला पानी से छूटे ही थे। उन्हें पूरी तरह आजादी नहीं मिली थी। उन्हें रत्नागिरी में अपने घर पर ही नजरबंद रहना था। यहाँ से किताब 1937 में उनके हिंदू महासभा में शामिल होने की तरफ से होते हुए भारत की आजादी और विभाजन की तरफ चलती है। गौर करने लायक है कि उस दौर में भारत में दूसरी बड़ी घटनाएं भी हो रही थी। जब 1929 में वो नजरबंद थे, उसी दौर में सरदार भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था। इस मुद्दे पर गांधी, नेहरू जैसे दूसरे लोग सशस्त्र क्रांतिकारियों से कन्नी काट रहे थे। वहीं सावरकर खुले तौर पर भगत सिंह के समर्थन में थे। ये किताब इस मुद्दे पर भी रोशनी डालती है कि कैसे जब 1937 में वो करीब 27 वर्ष बाद छूटे, उन्हें पहली बार इंग्लैंड में 1910 में गिरफ्तार किया गया था, इसलिए 1937 में करीब 27 साल हो जाते हैं। तो 1937 में कांग्रेस उन्हें अपने साथ लेने के लिए बेताब थी। ये अलग बात है कि सावरकर मानते थे कि एक समुदाय विशेष के तुष्टीकरण की नीतियों में कांग्रेस इतना आगे निकल चुकी थी कि अब उससे पूरे भारत के भले की उम्मीद करना बेईमानी था। इस वजह से उन्होंने उस वक्त गुमनाम सी रही हिंदू महासभा में शामिल होने का फैसला लिया। कुछ लोगों का ध्यान शायद इस पर भी जाएगा कि इस दौर में गांधी भी कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके थे और आगे उन्होंने आजीवन दोबारा कभी कांग्रेस की सदस्यता ली नहीं। हो सकता है किसी बड़े नाम की कमी की वजह से कांग्रेस उस समय सावरकर को अपने साथ मिलाने के लिए लालायित रही। इस किताब को पढ़ते वक्त मेरा ध्यान इस बात पर भी गया कि संदर्भ कहाँ से लिए गए हैं। वहाँ सान्याल की बंदी जीवन, भगत सिंह और उसके साथियों के दस्तावेज जैसी किताबों का जिक्र तो आता ही है, साथ ही मैडम कामा और कांग्रेस के इतिहास की किताबों का जिक्र भी है। सशस्त्र क्रांतिकारियों के अलावा कांग्रेस भी 1924 से 1950 तक के काल में उनके आसपास कैसे मंडराती रही, ये जानना आश्चर्य का विषय हो सकता है। इसके अलावा इस किताब से पता चलता है कि सामाजिक क्षेत्रों में राजनीति से बिल्कुल दूर सावरकर 1924 से 1937 के बीच क्या कर रहे थे।
विचारक के रूप में उनका प्रभाव अस्वीकार नहीं किया जा सकता। जहां एक तरफ पुस्तक सावरकर की एक विचारक के रूप में सफलता पर रोशनी डालती है, वहीं दूसरी तरफ ये भी बताती है कि राजनीति में वो कहां असफल हो रहे थे। हिंदू महासभा में काम करते हुए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीतियां स्पष्ट होने के बाद भी सावरकर सभी हिंदुत्ववादी लोगों को एक साथ ला पाने में उतने सफल नहीं हुए थे। यानी ये कहा जा सकता है कि विक्रम संपत एक निष्पक्ष दृष्टिकोण से सावरकर की जीवनी को प्रस्तुत करने में सफल हुए हैं। संभवतः उनकी किताब के अत्यंत सफल होने का कारण ये भी है कि दूसरे कई तथाकथित लेखकों की तरह उन्होंने सावरकर के प्रति किसी अकारण द्वेष से भरकर जहर की खेती नहीं की है। अगर आप सावरकर पर लिखी गई कोई किताब पढ़ने की सोच रहे हैं तो मेरी स्पष्ट राय है कि किसी और पुस्तक के बदले आप विक्रम संपत का लिखा उठा लें। पहले अंग्रेजी में आई ये किताब अब हिंदी अनुवाद के रूप में भी उपलब्ध है। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पढ़ते रहिए। किसी और किताब के साथ हम लोग थोड़े दिन बाद फिर मिलेंगे। धन्यवाद।